हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्रीय मांगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के समक्ष अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखी। फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक जो साबरमती आश्रम में आयोजित की गई, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर गांधी जी को सौंपी गई। तो बात करते हैं गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों के विषय में। इसमें सेना व्यय व सिविल सेवा के वेतन में 50% की कटौती करने को कहा गया। डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। रुपया स्टर्लिंग के विनिमय अनुपात को घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे करना। मद्य निषेध लागू किया जाए। राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए। आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार किया जाए। हथियार कानून में सुधार करके आत्मरक्षा हेतु भारतीयों को अधिक हथियार रखने की अनुमति दी जाए। वस्त्र उद्योग को संरक्षण दिया जाए व आयात कर विदेशी वस्त्र पर लगाया जाए। तटकर विधेयक लाया जाए। भूमि कर में कटौती की जाए। नमक कर समाप्त किया जाए। तो ये थी प्रमुख 11 सूत्रीय मांगे। इन मांगों में 6 मांगे सामान्य रुचि के मुद्दों से संबंधित थी, 3 विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग से तथा 2 किसानों से संबंधित थी। महात्मा गांधी जी का कहना था कि यदि 12 मार्च 1930 तक उनकी मांगे स्वीकार नहीं की गई तो वे नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। गांधी जी की इन मांगों पर सरकार ने कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया। परिणाम स्वरूप 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों के विषय में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साइमन कमीशन भारत आया, जो कि भारतीय संवैधानिक स्थिति के पुनरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इस कृत्य से जनमानस में घृणा व असंतोष का भाव उत्पन्न हुआ। दूसरा है तत्कालीन वैश्विक मंदी, जिसने जन सामान्य की मुसीबतें बढ़ा दी थी। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ब्रिटिश राज को स्वीकार करना पाप बताया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई तथा सविनय अवज्ञा प्रारंभ करने के लिए गांधी जी को अधिकृत किया गया। गांधी जी ने 2 मार्च 1930 को 11 मांगे रखी, लेकिन लॉर्ड इरविन के समक्ष रखी, लेकिन लॉर्ड इरविन द्वारा मांगों को अस्वीकार कर देने के पश्चात गांधी जी ने दांडी यात्रा करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक की यात्रा थी। गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों के न माने जाने पर इरविन को पत्र में लिखा कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 चुने हुए यात्रियों के साथ साबरमती आश्रम की नौशेरी जिला गुजरात से अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च शुरू किया। 5 अप्रैल 1930 के वे 240 मील यानी 390 किलोमीटर लंबी पद यात्रा करने के पश्चात दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा के विषय में लिखा कि महात्मा गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना एल्बा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीति सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है। आंदोलन के तहत प्रमुख कार्यक्रम थे नमक सत्याग्रह, नमक कानून का उल्लंघन कर नमक स्वयं बनाया जाए, वन नियमों के विरोध में जंगल सत्याग्रह किया जाए, करों की ना अदायगी, महिलाएं स्वयं शराब, विदेशी कपड़ों व अफीम की दुकानों पर जाकर धरना दें, सरकारी उपाधियों, सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर उन्हें जला दिया जाए। बात करते हैं आंदोलन की प्रगति के विषय में। देश के कई भागों में नमक कानून तोड़ा गया तथा संपूर्ण भारत में यह आंदोलन फैल गया। नमक कानून तोड़ने का मुख्य कारण था सरकार द्वारा नमक कर का बढ़ा दिया जाना, जिससे रोजमर्रा के खर्चों में वृद्धि हो गई थी। मालाबार में वायाकोम सत्याग्रह के नेताओं के किलप्पन टी के माधवन ने कालीकट से पैन्नौर तक तथा तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालचारी ने तंजौर के समुद्री तट पर त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा की।
गोपाल चंद बंधु चौधरी के नेतृत्व में उड़ीसा के बालासोर, पुरी व कटक में नमक आंदोलन चलाया गया। बंगाल के नोआखली तथा असम के सिलट में भी नमक कानून तोड़ा गया। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गादी भी कहा जाता था, उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की। इस संगठन के सदस्य लाल कुर्ता पहनते थे, जिसके कारण इसे लाल कुर्ती दल भी कहा जाता था। गफ्फार खां को फखे अफगान की उपाधि से विभूषित किया गया था। इन्हें बादशाह खां भी कहा जाता था। उन्होंने हस्तशिल्प उद्योगों के पतन, पठानों के क्षेत्रीय राष्ट्रवादिता तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज उठाई। इन्होंने पख्तून यानी पश्तो भाषा नामक की एक पत्रिका निकाली, जो बाद में दश राजा के नाम से प्रकाशित हुई। नमक कानून के भंग होते ही पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया। बंबई प्रांत में इस आंदोलन का केंद्र धरासना था, जहां सरकार द्वारा आंदोलनकारियों के दमन का सबसे भयानक रूप देखने को मिला। सरोजनी नायडू, मणिलाल इमाम साहब के नेतृत्व वाले लगभग 25,000 व्यक्तियों के जुलूस पर धरासना नामक स्थान पर लाठीचार्ज किया गया। इस घटना का उल्लेख एक अमेरिकी पत्रकार मिलर ने अपने अखबार न्यू फ्रीमैन में किया है। मिलर ने कहा कि संवाददाता के रूप में पिछले 18 वर्षों से असंख्य नागरिक विद्रोह मैंने देखे हैं, दंगे, गली कुचों में मारकाट, एक विद्रोह के दृश्य देखे हैं, लेकिन धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने पूर्वोत्तर भारत स्थित मणिपुर में भी जोर पकड़ा। नगाओं ने जदोनांग के नेतृत्व में विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया। यह जदोनांग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने जदोनांग पर हत्या का आरोप लगाकर उसे फांसी दे दी। इसके बाद जदोनांग की बहन गैडी नल्लू ने इस आंदोलन की कमान संभाली। जवाहरलाल नेहरू ने इस वीर बाला को रानी की उपाधि दी और कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत इन्हें स्नेहपूर्वक स्मरण करेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कर ना अदायगी का आंदोलन चलाया गया। इस दौरान चौकीदारी कर ना अदा करने का आंदोलन भी बिहार के सारण, मुंगेर तथा भागलपुर जिलों में चलाया गया। मुंगेर जिले के बहरी नामक स्थान पर ब्रिटिश सरकार का शासन समाप्त हो गया। इसी समय कड़े वन नियमों के विरोध में मध्य प्रांत, कर्नाटक व महाराष्ट्र में वन सत्याग्रह चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कियों ने मजरी सेना व बच्चों ने वानर सेना का गठन किया। सविनय आंदोलन में बड़े पैमाने पर महिलाओं की सक्रिय सहभागिता इसकी प्रमुख विशेषता थी। इससे पहले बहुत कम महिलाओं ने सार्वजनिक किस्म की राजनीतिक प्रदर्शनों में भागीदारी की थी। इन महिलाओं में से अधिकतर या तो कॉलेज की छात्राएं थी या फिर किसी राष्ट्रीय नेता के परिवार से संबंधित थी। अनेक स्थानों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। शराब की दुकानों, अफीम की दुकानों, विदेशी वस्त्रों की दुकानों के आगे धरना दिया गया। जुलूस व बहिष्कार कार्यक्रमों में शामिल होकर आंदोलन का सामाजिक विस्तार महिलाओं ने बढ़ाया। इस आंदोलन की व्यापकता एवं देशवासियों की सक्रिय भागीदारी से ब्रिटिश हुकूमत झल्ला गई। इस तरह 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा लगभग 1 महीने के भीतर 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी समय साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिनमें केवल दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के उपकरण, जन संचार व चेतना बढ़ाने के लिए आंदोलन के दौरान गांव कस्बों में प्रभात फेरियां निकाली जाती थी, जिनमें औरतें एवं बच्चे गीत गाते, नारे लगाते तथा पत्र पत्रिकाएं बांटते हुए घूमते थे। राष्ट्रीय संदेश पहुंचाने के लिए लालटेनें काम में ली गई तथा बच्चों की वानर सेना व बच्चियों की मजरी सेना का गठन किया गया। शीर्ष नेतृत्व द्वारा जनसभाएं दौरे करना पहले के आंदोलन की तरह जारी रहा। आंदोलन का सामाजिक आधार, इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं, भारतीय पूंजीपतियों वर्ग, किसानों ने भाग लेकर आंदोलन का सामाजिक विस्तार बढ़ाया, किंतु मजदूरों की सक्रियता पहले से कम रही और इस आंदोलन में मुस्लिमों की भागीदारी नगण्य रही, यानी बिल्कुल नहीं रही, लेकिन पश्चिमोत्तर प्रांत में उनकी भागीदारी जबरदस्त तरीके से रही। तो दोस्तों, आज हमने आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में जानकारी दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं।